हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल 2020 क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग लाए हैं आपके लिए ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर सेट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे ज़रूर उठेंगे। तो इसमें आपको ये दिया गया परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, इसमें आप नाम लिखेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। आप रोल नंबर भी यहाँ पर लिखेंगे। तो आप परचेस करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिए गए हैं चैनल में, आप जाइए वहाँ से परचेज़ कीजिए ये मॉडल पेपर, तो आपके ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए इसमें देखिए कि ये आपकी, तो इसमें आपका रहेगा, देखिए यहाँ पर गद्यांश से आपका दिया है, ये गद्यांश से, और आपका ये दिया है मैथ दी गई है। तो आपकी ऐसी हो जाएगी, तो मतलब कि आपका 3 टर्म दिया रहेगा। तो रीजनिंग दी रहेगी, मानसिक योग्यता परीक्षण दिया रहेगा आप लोगों को, और क्या दिया रहेगा दोस्तों, मानसिक योग्यता परीक्षण, और मैथ दिया रहेगा, और गद्यांश दिया रहेगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, लिखा है कि निर्देश में है कि इस आकृति में हमें क्या करना है। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ ए कामा बी कामा सी और डी दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें भिन्न आकृति को बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए कि फर्स्ट में क्या है कि इस आकृति में देखिए कि यहाँ पर कि ये आकृति अंदर की ओर धसी हुई और दूसरी आकृति बाहर की ओर निकली हुई है। और इसमें देखिए दोनों आकृति अंदर की ओर धसी हुई है। और इसमें भी देखिए कि ऑप्शन नंबर 3 में कि इसमें भी ऑप्शन यहाँ पर 2 आकृति धसी हुई है, और इसमें भी यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें एक आकृति उभरी हुई और एक आकृति अंदर की ओर धसी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि इसमें क्या है कि इस आकृति में कि यहाँ पर देखिए ये आकृति इस लाइन के इस पार नहीं खुल रही है। और ऑप्शन नंबर 2 में देखिए कि ये भी आकृति इस लाइन के पार नहीं खुल रही है, जो कि ये बीच में है। तो ये बीच लाइन में इसमें भी ये भी नहीं खुल रही। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आकृति इसमें खुल रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए त्रिभुज के सामने ये ऐसी लाइन नहीं है, और इसमें भी देखिए त्रिभुज के सामने ऐसी लाइन है। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि त्रिभुज के सामने बेड़ी बेड़ी लाइन है, जो कि सीधी लाइन होनी चाहिए। तो आपका 3 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि इस आकृति में यहाँ पर देखिए 11 लाइनें हैं। इस आकृति में देखिए 3 2 5 और 3 2 5, 11 लाइन हो गई। यह और एक 10, मतलब एक 11 लाइन यहाँ पर हो गई। और यहाँ पर देखिए 3 2 5 और 3 4 3 7 एक, मतलब दोस्तों हमारी हो गई यहाँ पर 12 लाइनें। और इसमें भी 11 लाइनें हैं, और ऑप्शन नंबर डी में भी 11। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, निर्देश हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा ए कामा बी कामा सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति को चुनिए। मतलब दोस्तों समरूप आकृति इसमें चुननी है हमें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसी आकृति यहीं पर ही बन रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी आकृति हो जाएगी आपकी, सेम जो है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सी आकृति होगी आपकी, तो आप लोग बताइए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये सेम आकृति यहीं पर ही मिल रही। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ये आकृति कौन सी आकृति से मिली, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें क्या करना है। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर आकृति ए कामा बी कामा सी और डी पर गौर करें तथा उसे उत्तर आकृति का पता लगाएं, जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। मतलब दोस्तों इसमें लुप्त भाग को बैठाना है, कौन सी आकृति आएगी, चलिए देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सी आकृति होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर
डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए कि ये आकृति दो लाइनें हैं, यहाँ पर भी दो लाइनें होनी चाहिए जो कि ऐसी आकृति बनेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सी आकृति हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों कि ये जो आकृति बन रही है, तो इसका अपोजिट ये वाली आकृति बन रही है, और इसका अपोजिट आकृति कौन सी आकृति बनेगी, ये वाली, जो कि ऐसी बनेगी। तो आपका 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दोस्तों कि ये जो ऐसी आकृति बन रही है आपका, तो ऐसी आकृति सब में बनेगी, जो कि ऐसी आकृति आपकी इसमें भी बनेगी। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दोस्तों कि 12 में कि ये जो आकृति है, इस आकृति का अपोजिट ये, तो इस आकृति का अपोजिट ये बन रहा है दोस्तों। तो 12 का नंबर कौन सा होगा, ये आकृति का ये अपोजिट हो जाएगा। तो आपका 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर हम देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा चौथी आकृति के लिए एक स्थान छोड़ा गया, तथा प्रश्न आकृति श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए प्रश्न के बाद उपलब्ध आकृतियां में से एक आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। मतलब दोस्तों खाली स्थान में कौन सी आकृति आएगी वही आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं खाली स्थान में कौन सी आकृति आती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में एक डिब्बा यहाँ पर बना हुआ है, जो कि दूसरे में देखिए यहाँ पर इसका अपोजिट यहाँ पर बन जा रहा है, और इसमें भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, तो इसका अपोजिट यहाँ पर बन जाएगा, जो कि ऐसी आकृति बनेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं। तो 13 में देखिए दोस्तों, 13 में देखिए, तो 13 में कौन सी आकृति आपकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ब्लैक वाला यहाँ पर आ जा रहा है, और ये वाली ब्लैक है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ब्लैक आपकी यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ये आकृति जो ब्लैक है यहाँ पर इस तरफ अपोजिट हो जा रही है, यहाँ पर भी इस तरफ अपोजिट हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर देखते हैं। तो 16 में देखिए दोस्तों, 16 में क्या दिया गया है कि 16 में जो आकृति बनी है ये प्लस वाली ये चौकोर आकृति है, और ये मतलब त्रिभुज है। त्रिभुज यहाँ छोड़कर यहाँ पे चला है, मतलब इस कोने पर, तो इस कोने से ये एक कोना और आगे बढ़ जा रहा है, जो कि यहाँ पर आ जा रहा है। तो एक कोना और आगे बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पर चलाएगा। तो आपका कौन सी आकृति होगी, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं हम लोग क्या करना है। तो निर्देश पढ़ते हैं। लिखा क्या है कि प्रत्येक प्रश्न में आकृतियां के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह, प्रश्न सेट के 2 प्रश्न आकृतियों में एक चिन्हित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट की तीसरे तथा चौथी प्रश्न आकृति में भी होना आवश्यक है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी आकृति हो जाएगी जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रहा है, ये जो बड़ा चित्र है त्रिभुज, तो ये दूसरे में देखिए छोटा हो जा रहा है, जो कि यहाँ पर, और इसमें देखिए कि ये जो बड़ा है तो इसमें भी ये छोटा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए इस आकृति का उल्टा ये वाली आकृति हो जा रही है, और इस आकृति का उल्टा आपका कौन सी हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सी आकृति हो जाएगी आपकी। तो ये इसमें देखिए कि ये 3 कोना है, जो कि 3 लाइनें हैं। तो इसमें 3 लाइनें और बढ़ जा रही हैं, जो कि 6 हो जा रही हैं, और इसमें 5 है, तो इसमें 3 लाइन और बढ़ जाएगी, जो कि 8 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है कि लिखा है कि प्रश्न आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त के भाग को प्रत्येक प्रश्न में दर्शाया गया है, तथा दूसरे भाग को उत्तर आकृतियों में से ए, बी, सी से डी तक से दर्शाया गया है। नीचे की आकृति से ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों इसमें आकृति को पूर्ण करना है। चलिए देखते हैं आकृति पूर्ण परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए,
तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है दोस्तों कि ये जो आकृति बनी हुई है, ये जो त्रिभुज, तो इसको त्रिभुज को पूरा करना है तो ये आकृति ऐसी हो जाएगी जो कि ये आकृति चौकोर बनेगी, यहाँ पर लाइन खींचेगी और ये आकृति पूर्ण होगी। तो आपका कौन सी आकृति बनेगी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कि ये आकृति जो है ये सीधी लाइन जाएगी और ये जो आकृति है पूर्ण होगी, ऐसी आकृति आ जाएगी। तो ऐसी यहाँ पर आकृति जो आएगी तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सी आकृति होगी आप लोगों को बताइए। तो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति आएगी जो कि यहाँ पर सीधी बनेगी आपकी आकृति, जो कि यहाँ पर ऐसी आकृति आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए ऐसी आकृति बननी चाहिए जो कि ये सीधी आकृति हो। तो ऐसी आकृति आपकी बनेगी जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए हमें इसमें क्या करना है, लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दर्शाई गई है तथा उसके बाद ए, बी, सी तथा डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को आकृति से चुनिए। मतलब दोस्तों हमें इसमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा इसकी आकृति। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सी आकृति होगी जो कि यहाँ पर दर्पण आपका रखा गया है। तो इसका अपोजिट आकृति हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए दोस्तों, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, तो क्वेश्चन नंबर 26 में ये आकृति यहाँ पर दर्पण रखा गया है। तो इसका अपोजिट आकृति क्या होगी? तो इसका अपोजिट आकृति हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यहाँ पर भी दर्पण रख सकता है और यहाँ पर भी दर्पण रख सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है कि 27 में आपका ये जो दर्पण है तो ये इसका अपोजिट आकृति कौन सी होगी? यहाँ पर दर्पण रखा गया तो इसका अपोजिट आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए दोस्तों, ये इस आकृति का यहाँ पर दर्पण रखा है, इसका अपोजिट आकृति क्या हो जाएगी? तो आपका 28 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो दोस्तों निर्देश पढ़िए, इसमें क्या करना है, लिखा क्या है, प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आकृति में दर्शाया अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसी ही आकृति उत्तर आकृति से चुनिए। मतलब दोस्तों इसमें कागज कटिंग बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सी आकृति हो जाएगी आपकी? तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए इसको 4 बार मोड़ा गया और इसका इस प्रकार कटिंग किया गया। तो इसको 4 बार खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए दोस्तों, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, इस आकृति को 4 बार मोड़ा गया जो कि यहाँ पर, और 1 बार यहाँ पर कटिंग किए गए। तो 4 बार खोलेंगे तो आपका कौन सी आकृति हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कि इस कागज को 4 बार मोड़कर ये इस आकृति को काटा गया। तो इस आकृति को काटने पर कौन सी आकृति बनेगी आपकी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए इस आकृति को त्रिभुजाकार 4 बार मोड़ा गया है। तो कैसी आकृति बनेगी? जो कि यहाँ पर तीर प्रकार काट दी गई है। तो तीर को मोड़ने पर ऐसी आकृति आपकी बनेगी जो कि ऐसी आकृति हो। तो आपका कौन सी आकृति हो जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। इस आकृति को आप लोग मतलब कटिंग कर भी देख लीजिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में हमें देखिए क्या करना है, लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा चिन्हित 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सके। मतलब दोस्तों इसमें आकृति आपको अलग अलग दी रहेगी, उस आकृति को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए दोस्तों, 33 में क्या है कि एक 2 वृत्त है मतलब अर्धवृत्त और एक ऐसी आकृति बनी हुई। तो इन सभी आकृति को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी आपकी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
34 पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सी आकृति बनेगी दोस्तों? तो इसमें देखिए 6 लाइनें हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 और एक मल्टीप्लाई के चिन्ह है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें भी हैं और मल्टीप्लाई के चिन्ह, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए कि 1 2 3 तीन त्रिभुज हैं और इस तरह का पंचभुज आकृति को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए इन सभी आकृति को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी आपको बताइए। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए इस आकृति में हमें क्या करना है। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई तथा नीचे की ओर ए कॉमा बी कॉमा सी और डी से चिन्हित 4 आकृतियाँ दी गई। उत्तर आकृति उस आकृति को चुनिए जिसमें आकृति छिपी या सन्निहित, तो मतलब छिपी आकृति को बताना है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए ये जो आकृति है आपकी, ये जो बनी है आकृति आपकी कहाँ मिल रही है? तो आपकी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है त्रिभुज आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या होगा, जो ई बना है ये आकृति, इस प्रकार की आकृति, तो इस प्रकार की आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए ये आकृति, ये और ये ऐसी आकृति है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सी आकृति बनी हुई है? देखिए ये आकृति ऐसी बनी हुई है, आकृति जो कि ऐसी बननी चाहिए, तो ऐसी आकृति आपकी कहाँ बन रही है? तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में ही बन रही है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर जो आकृति है ये, तो ऐसी आकृति आपका 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या करना है हमें। लिखा है कि ये आकृति जो बनी है, इस आकृति की छिपी हुई आकृति कहाँ पर है? तो ये आकृति की छिपी हुई आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आकृति जो बन रही है आपकी ऐसी आकृति है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 पर, जो कि मैथ आ गया है। तो दोस्तों मैथ आ गई है। तो 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आपका हो जाएगा इसका, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग मेथड बताइएगा कमेंट में। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है। लिखा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? मतलब दोस्तों छोटे से बड़े आरोही और अवरोही जब कहे आप लोगों को, तो बड़े से छोटे, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 का आपका ऑप्शन नंबर, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए इसमें क्या, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, और बच्चे तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले की संख्या 160 है, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? मतलब दोस्तों हमें इसमें क्या बताना है कि 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेले हैं, तो वॉलीबॉल की संख्या में दिया है 160। तो दोस्तों देखिए इसमें 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेल रहे हैं, जो कि 160 दिए हैं हम वॉलीबॉल की संख्या, तो हमें कितनी संख्या आ जाएगी? 16, मतलब 640 छात्र ऐसे हैं जो कि वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और उसमें हमें क्या पूछा है? शतरंज वाले का कितना है हमें दोस्तों? तो 1/16 है शतरंज वाले का, तो इसमें से हमें निकाल लेंगे गुणा करके, मतलब वॉलीबॉल वाले से। तो 16 चौके 64, मतलब 40 छात्र आपको खेल रहे हैं, क्या शतरंज खेल रहे हैं 40 छात्र। तो आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में हमें क्या कह रहा है। लिखा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो क्या संख्या क्या होगी? तो क्या होगी संख्या, मतलब हमें दोस्तों शेषफल हमें दे दिया गया है। शेषफल कितना दिया है?
शेषफल 5 दे दिया गया है और भाजक शेषफल का 2 गुना है। मतलब जब शेषफल 5 है तो भाजक कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना है तो 10 हो जाएगा भाजक। और क्या कह रहे हैं, भागफल कितना है, भागफल का 5 गुना है। मतलब तो जब भागफल 2 रहेगा तो 2 का 5 गुना करेंगे 10 आ जाएगा, मतलब कि इतना हो गया हमारा। तो अब क्या सूत्र क्या होता है आपका, भाज्य बराबरे भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो आपका यही सूत्र होता है, आप लोग ये याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। तो देखिए भाजक क्या है हमारा 10 गुणे भागफल आपका क्या है 2 और प्लस शेष क्या है 5। तो 10 दूनी 20 5 25, तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 25 इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 48 नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए 45 क्या कह लिखा है कि 3 ब्रांड ए, बी, सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 14 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या। मतलब दोस्तों क्या बोल दिया है इसमें हमें बोल दिया है न्यूनतम संख्या। न्यूनतम मतलब क्या होता है, जब न्यूनतम बोले तो आप लोग लासा निकाल लीजिएगा, और अधिकतम बोले अधिकतम या ज़्यादा तो आप मासा निकाल लीजिए। इसमें क्या बोला है न्यूनतम, तो हम 10, 12 और 24 का लासा निकाल लिए हैं, 10, 12 और 24 का। तो 10, 12 और 24 का लासा निकालने पर कितना आया है हमारा 120 आया है। तो आप सबका भाग दे दिए, तो आप सबका भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबका अलग अलग निकालना है। तो 120 टोटल है हमारा, तो 10 का निकालना है तो कितना आ गया आपका, ये 12 आ गया पहले का। अब दूसरे क्या है 120 है टोटल, तो दूसरे का है देख लीजिए 12 है। तो आपका 12 दाम 120, 12 और 10 और 24 है यहाँ पर, 120/24 हो जाएगा। 24 पंजे 120, तो क्या हो जाएगा 12, 10, 5। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखा है कि मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की एक सम संख्या, मैं 3, 4, 6 का गुणनखंड हूँ और मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन लीजिए, पहला ऑप्शन में लिखिए कि एक मतलब ये मैं 2 अंकों की सम संख्या, मतलब ये 24 सम भी है, और यहाँ पर 3, 4, 6 का गुणनखंड भी है। देखिए 3 और 24, 4 6 24, 6 चौके 24। तो और ये मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो 24 के कितने गुणनखंड होते हैं आपके, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 और 6 और 8 और 12 और 24। तो आपका कुल 8 ही गुणनखंड हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें भी 3 से कट जा रहा है और 4 से और 6 से, और ये सम भी है, तो 9 गुणनखंड इसके होंगे। क्योंकि देखिए 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से 36, तो 9 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 और 48 आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कितना आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 में क्या है कि लिखा है 0.01 कितने परसेंटेज के बराबर है ना। तो लिखा है 0.001 कितने परसेंटेज के बराबर है। तो इसमें क्या दिया गया है, तो इसको परसेंटेज में लाना है। पहले इसमें दशमलव हटा लेते हैं, 3 के बाद दशमलव तो 1000 हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ेगा और 100 से गुणा हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज है। तो 2 से 2 कटा, मतलब 1/10 आ गया, तो 0.1 आपका हो जाएगा तो आंसर। तो इसमें देख लीजिए एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए इसमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 बिल्कुल सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा है कि एक दुकानदार वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 20% का लाभ कमाना चाहता है। वस्तु का विक्रय मूल्य, तो कितने में खरीदा वस्तु, 500 में खरीदा, 500 में खरीदा, और एक मतलब 20% का लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाता है, और 120 हो जाएगा। परसेंटेज हटेगा तो जब नीचे 100 आ जाता है तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कटा, 12 पंजे 60, मतलब 600 रुपये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, 52 में क्या है कि लिखा है कि एक व्यक्ति ने 9,000 साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से उधार लिए और 1/2 वर्ष के अंत में कितना धन वापस करेंगे। मतलब ब्याज हमसे पूछ रहा है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो आपका ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मूलधन गुणे दर गुणे बटे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 आपका यही फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, 53 में क्या है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 53 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 में क्या है लिखा कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,800 वाट के योग में क्या घटाना पड़ेगा। तो इन तीनों का योग पहले हम लोग कर देते हैं। इसमें क्या लिखा है कि पहले है 8,008, दूसरा है 80 88 और तीसरा क्या है 8808। तो इन सभी को जोड़ने पर क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका, तो इन सभी को जोड़ने पर आपका आ जाएगा 8 त्रिक 24, हासिल आया 2 कैरी, 8 2 10 की हासिल आया 1 और 8 1 9 और 8 त्रिक 24, इतना आ गया आपका। और क्या है, तो टोटल हमें दिया है कितना, टोटल हमें 17,863 दिया है, 17,863। तो इसमें ये घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 24,000, मतलब 24,904 दिया है, तो 17,863 घटा देंगे, तो 4 में से 3 गए 1 और इतना बचेगा आपका। तो आपका कितना बचा 17,000, मतलब 70,041 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए कि एक वर्ग के रूप में तार 144 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका 55 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 55 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इसे हल कर लीजिएगा। तो जब नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो आपको बताया जाएगा सवाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए दोस्तों, तो लिखा है कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 आ जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, तो मतलब कि 5 परिणामिक क्षेत्र, मतलब कि 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है 56 में। तो ये जो 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्ग हैं, तो इसको 5 छोटे प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो चलिए अब 57 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों लिखा है क्या, 57 में देखिए कि निम्नलिखित में से किस में लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि 80 डेकामीटर है जो कि बहुत बड़ा होता है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर आ गया, उसके बाद मिलीमीटर आ गया, उसके बाद मीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसमें देखिए पहले मीटर ही दे दिए, बाद में डेसीमीटर दिए, जो कि डेकामीटर बिल्कुल बड़ा होता है, और इसमें भी देखिए मिलीमीटर दे दिया है जो कि डेकामीटर पहले रहना चाहिए। तो आपका 57 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 में क्या है, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणे 80 मीटर है, कॉमा के चारों ओर 3 बाड़ लगाने में, मतलब 3 बार बाड़ लगाना है हमें, तो कितना तार लगेगा। चलिए देखते हैं, हम लोग हल करते हैं। लिखा क्या है, लिखा है कि विमाएँ कितनी है 100 मीटर हैं और 80 मीटर, मतलब हमारी लंबाई बड़ी होती है तो लंबाई 100 है और चौड़ाई 80 है, और इसके किनारे किनारे लगाना है, मतलब किनारे मतलब परिमाप। तो इसका परिमाप पहले निकाल लेते हैं, एक बार का परिमाप, तो 100 + 80 मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसमें देखिए आयत का परिमाप क्या हो, 2 ब्रैकेट में लंबाई क्या है 100 और चौड़ाई क्या है प्लस 80 हो जाएगा। तो 100 + 80 180, और ब्रैकेट हटता है तो गुणे का चिन्ह लग जाता है, तो 100 + 80 180 हो गया। तो इस 180 को हल करने पर क्या आएगा 360, मतलब 180 और 2 को गुणा करेंगे 360 आ गया। तो ये एक बार का बाड़ लगाना कि 360 आया है, तो 3 बार का, तो 36 3 108, मतलब 1080 आपका, मतलब 1080 मीटर आपका तार लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, 59 में क्या दिए गए हैं। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक पुल को 70 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा यूनिट, यूनिट बराबर है या नहीं। देखिए इसमें मीटर है, सेकंड है, ये दोनों सही है। और इसमें देखिए कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं हम, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी मीटर बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, इतना आ गया। और 10 और जो 10 चाल है और 10 मतलब ये दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका मतलब टोटल लंबाई। तो 10 और 70 का गुणा करने पर कितना आ गया आपका 700 आ गया। तो अब 700 और 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो प्लेटफार्म की लंबाई आ जाएगी, टोटल में घटा देंगे तो ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, घटा देंगे तो आपका आ जाएगा प्लेटफार्म की। तो 700 में 500 गया, कितना आ गया 200 मीटर आ गया प्लेटफार्म की लंबाई। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आपका हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या कह रहा है, लिखा है कि एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा मरम्मत कराने से पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मरम्मत कराने के बाद वह एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करता है। मरम्मत कराने से पहले यह समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग हल कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, देखते हैं किसका किसका आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अपने गद्यांश पर, हिंदी पर। तो चलिए गद्यांश को हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। लिखा क्या है, समय बहुत मूल्यवान होता है, वह यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालय में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, 61 में क्या है, लिखा है कि उपरोक्त गद्यांश की में कीमती माना गया है। तो आप लोगों के क्या हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, समय को मूल्यवान। तो 62 में देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त विलंब का समानार्थी क्या होगा, विलंब मतलब देर, तो आपका पर्यायवाची आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक जाता है तो खिलाड़ी जिसे, तो आपका हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी, मतलब वह यात्री भी ट्रेन छूट जाती है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे सभी प्रश्नों विषयों में 100% अंक प्राप्त करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए दोस्तों, लिखा क्या है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो आपका 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। चलिए चलते हैं आप गद्यांश 2 पर। तो दोस्तों गद्यांश 2 में देखिए कि लिखा क्या है, एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था। पारिजात को भी अपने गुणों का पूरा पता था। नीले आसमान से सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ों का सरताज हो। वह बाहर के दिन आते पारिजात अनगिनत नन्हे मुन्ने फूलों से लद जाता, लगता मानो किसी ने आकाश से तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टाक दिए हो। नन्हे फूलों से झिलमिलाता पारिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह पारिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखे वही पारिजात की तरफ भागता। सतरंगी साले ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों से खींचकर ढेरों का पराग अपने साथ ले जाती। मतलब दोस्तों, तो चलिए आप क्वेश्चन पर देखते हैं, जंगल में किसका पेड़ था, तो आपका पारिजात का पेड़ था जंगल में। तो 67 में देखिए, पारिजात अपने आप को क्या समझता था, तो पेड़ों का सरताज समझता था। और 68 में देखिए उसके गद्यांश में पराग का समानार्थी क्या है, पराग मतलब क्या होता है, आलोक। तो 68 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन।
तो 69 में देखिए, तितलियाँ जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों अपनी पराग के साथ ले जाती, मतलब 69 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखा क्या है 70 में देखिए, तितलियाँ जाते जाते फूलों से खींचकर ढेरों, मतलब परिजात का पेड़, मतलब परिजात का वृक्ष से क्या ले जाती, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर, अगले गद्यांश पर। तो दोस्तों गद्यांश नंबर 3 में देखिए लिखा क्या है कि बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता और कृषि एवं उद्योगों में उत्पादनों में कमी आदि। हम जितनी अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उसके अनुपात में कई अधिक बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और उद्योगिकी विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नग्न सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या, बढ़ती जनसंख्या ने किसको जन्म दिया, अनेक प्रकार की समस्याओं को। तो 72 के देखिए दोस्तों, 72 में क्या है, विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते। तो विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते, आपका ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या वृद्धि के कारण। और आपका 73 में देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त उन्नति का विलोम क्या होगा, उन्नति की अवनति होगी। तो 74 में देखिए दोस्तों, 74 में क्या है, बढ़ती जनसंख्या के समक्ष कौन से प्रयास असफल दिखाई देते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या में सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। तो 75 के देखिए, नग्न शब्द का अर्थ है अपर्याप्त। तो चलिए देखते हैं अपने अगले गद्यांश को, गद्यांश नंबर 4 पर। तो गद्यांश नंबर 4 में देखिए दोस्तों, लिखा है कि गर्मी के इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले हैं। साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं जो नर नारियों का पसीना से रक्षा करते हैं। अमीरों के यहाँ वातानुकूलन यंत्र लगे हैं। समर्थ जन गर्मी बचने के लिए पहाड़ी स्थलों में चले जाते हैं और जेठ की तपती दोपहरी पहाड़ की ठंडी हवाओं से बिताते हैं। प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है। बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ ग्रीष्म के शत्रु और लोगों के लिए वरदान है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए कि 76 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा आपका आंसर। तो 76 नंबर में आपका हो जाएगा, तो 76 में देखिए दोस्तों, 76 का आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 77 में देखिए, अमीरों के यहाँ क्या लगे हुए हैं। तो अमीरों के यहाँ क्या लगे हुए हैं आपके, तो 77 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वातानुकूलन के यंत्र लगे हुए हैं। तो चलिए 78 में देखते हैं, लिखा गया समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं। तो समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो 79 देखिए, प्यास बुझाने के लिए क्या है, तो शीतल पेय है प्यास बुझाने के लिए। तो 80 में देखिए, गर्मी में आम लोगों के लिए क्या है, तो आम लोगों के लिए बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आप लोग नवोदय विद्यालय के ये जो मॉडल पेपर है आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, तो आप लोग परचेज़ कीजिए। तो आप लोग अपनी क्षमता को नापिए कि कितना आप लोगों को आ रहा है, जो कि परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। तो चलिए चलते हैं, आप मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।